हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीटी ऑनलाइन क्लासेस। कल के वीडियो लेक्चर के थ्रू हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था सिविक्स में कि एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसमें कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। फॉर एग्जांपल, रोल ऑफ पीपल, इलेक्शंस के बारे में, सोशल मूवमेंट के बारे में एंड रिकॉग्निशन टू माइनॉरिटी के बारे में। ये 4 टॉपिक्स हमने कल के वीडियो लेक्चर में ख़त्म कर लिए थे। अब हमें पढ़ना है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। अगर गवर्नमेंट है किसी भी कंट्री में, तो क्या माइनॉरिटी के राइट्स को बचाने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, कुछ स्टेप्स ले रही है कि नहीं ले रही है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए, सपोज करिए कि कहीं पे रिलीजियस मैटर को लेकर के मीटिंग हो रही थी। कुछ धार्मिक गुरु आपस में डिस्कस कर रहे थे, वाद विवाद चल रहा था। जैसे जैसे वाद विवाद चल रहा था, या फिर जैसे मुहर्रम के दिन जो है तजिया निकालते हैं लोग, मुस्लिम्स लोग जो है तजिया निकालते हैं। तजिया के दिन मान लीजिए हिंदू और मुस्लिमों में कोई लड़ाई हो गई, तो गवर्नमेंट का रोल क्या होगा वहाँ पे कि जो लड़ाई हुई है तो वहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत ही क्रूशियल रोल है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो लड़ाई रुकवा सकती है। वो कैसे? जो दोनों कम्युनिटी के हेड होंगे, दोनों कम्युनिटी के कौन है? हेड है। हिंदू के जो लीडर हों उस टाइम के, मुस्लिम के जो लीडर हों, उनसे बैठ के अगर बात कर ले गवर्नमेंट, उनसे बैठ करके बात कर ले, प्रॉब्लम जान ले, प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे ले, तो डिस्प्यूट वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट मीडिएशन नहीं करती तो वो क्या होगा? कई सारे लोगों की जाने जाएंगे, कई सारे वो बाद में चलते रहेंगे, रियॉट्स होते रहेंगे, दंगे फसाद होते रहेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का ही रोल आता है कि जब कभी भी किसी रिलीजियस कम्युनिटी, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट हो जाए, तो गवर्नमेंट का रोल ये होता है कि कन्फ्लिक्ट होने के बाद में जो भी कंसर्न्ड कम्युनिटी है, जो भी कंसर्न्ड कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी, मेजॉरिटी कम्युनिटी के हेड से बैठ के बात करें और ट्राई करें कि मेडिएशन करके कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए। गवर्नमेंट ऐसे भी कर सकती है कि जो भी उनके पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, तो उनको भेज करके मामले को सुलझा सकती है। यहाँ पे रोल किसका आता है? गवर्नमेंट का। और ये करने की मेन वजह यही है कि सोसाइटी के अंदर में हारमोनी बनी रहे। हारमोनी का मतलब शांति, पीस बनी रहे, शांति बनी रहे, सौम्यता बनी रहे। सोसाइटी के अंदर में लोग लड़ाई झगड़े नहीं करें, और जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लोगों से वादा किया था कि सारे लोगों को इक्वल राइट्स देंगे, उस बात की भी श्योरिटी लोगों को मिले। तो यही गवर्नमेंट का रोल आ जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक है इक्वलिटी एंड जस्टिस। देखिए, जब हम बात करते हैं ना किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक होने का, या वहाँ की गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक है, तो गवर्नमेंट हमेशा ये कमिटमेंट करती है। कमिटमेंट मतलब कि ये लोगों से वादा करती है, या फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न प्रूफ देती है कि हम लोगों के साथ क्या करेंगे? इक्वलिटी एंड जस्टिस लाएंगे। इक्वलिटी का मतलब हर एक व्यक्ति के साथ इक्वली ट्रीट किया जाएगा, एंड जस्टिस का मतलब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। सबके साथ जिसको जो रिक्वायरमेंट होगी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को अगर देखा जाए, इंडिया की जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंडिया में बहुत सारे माइनॉरिटीज कम्युनिटी थे, खासकर कास्ट बेसिस पे बहुत सारे लोअर माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं। तो इनके साथ में हिस्ट्री से ये पता लगता है कि बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हुआ। और जब डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो आप बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जिनके बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, ऑन इक्वलिटी में। उनके साथ जब वो छोटे थे, कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था कि उनको कोई भी व्हीकल पे बैठने अलाउ नहीं था जब उनको अपने पापा से मिलने के लिए जाना होता था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ये लगा कि यार, इंडिया में ना बहुत सारी ऐसी सोशल प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे माइनॉरिटीज़ के राइट का हक हो, माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स होते हैं उनके हक को छीन लिया जाता है, उनको राइट्स नहीं दिए जाते हैं, और उनके साथ में हमेशा इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चूंकि उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के भी मेंबर थे, उन्होंने सोल्यूशन निकाला कि देखिए, अगर हम माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ में उनको जस्टिस दिलाना चाहते हैं, तो उनके साथ में हमने इक्वली ट्रीट करना होगा, उनके साथ में हमें इक्वली ट्रीटमेंट करना होगा। तो इसके लिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन डाले गए, जैसे आर्टिकल 17 बोला गया कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर देंगे। आर्टिकल 14 बोला गया कि रिलीजन, रेस, जेंडर, कास्ट के बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे।
सबको जो है रिलीजियस राइट देंगे। हम किसकी बात करें? जो फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए ना, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक की, उसके बारे में बात हो रही है। वो किसके कहने पर डाला गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं इनके साथ में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन पास्ट में हुआ है, इनके राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए कुछ ना कुछ तरीके निकालने चाहिए, और गवर्नमेंट ने ऐसा किया भी, गवर्नमेंट ने ऐसा किया भी। सेम एग्जाम्पल हमने देखने को मिलता है कहाँ पे? एक कंट्री है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। पता है किस बात पे? उनके स्किन के कलर के आधार पे। स्किन के कलर को बोलते हैं रेस, यानी अगर किसी के मॉम डैड किसी बाहर के कंट्री के हैं, उनका रेस अलग होता है, जो इस कंट्री के हैं उनका रेस अलग है। तो उनके रेस के बेसिस पे साउथ अफ्रीका में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे इंडिया को गुलाम बनाया था ब्रिटिशर्स ने, वैसे ही साउथ अफ्रीका को भी गुलाम बना के रखा था ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ठहरे गोरे, इंडियंस ठहरे थोड़े से मॉडरेट लेवल वाले, और अफ्रीका तो बिल्कुल काले होते हैं। तो हुआ क्या कि जब साउथ अफ्रीका को ब्रिटिशर्स ने गुलाम बना करके रखा था, उनको कॉलोनी बना करके रखा था, उस टाइम में बहुत सारे लोग इंडिया छोड़ करके साउथ अफ्रीका चले गए जॉब करने के लिए, या ब्रिटिशर्स उनको ज़बरदस्ती लेके चले गए। तो जब वहाँ वो चले गए ना, तो वहीं बस गए। जब वहीं बस गए तो भाई उनके वहाँ पे कभी शादी हुई, बच्चे हुए, तो कुछ भी करेंगे तो जब एक तरीके से ब्लैक पीपल्स लोग शादी करेंगे तो उनके जो बच्चे होते हैं ना, वाइट नहीं हो सकते। ब्रिटिशर्स ठहरे वाइट, तो जो वाइट पीपल्स थे ना, ये हमेशा गंदी नज़र से देखते थे किसको? ब्लैक पीपल्स को। किसको देखते थे? ब्लैक पीपल्स को। उनको लगता था हमेशा कि ये बहुत सारे असभ्य लोग हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, इनको बात करने की तमीज़ नहीं है, रहने की तमीज़ नहीं है, और इनको कोई भी पब्लिक फैसिलिटी मिलना नहीं चाहिए। जैसे हम जिस रोड पे चलते हैं, ब्रिटिशर्स का ऐसा कहना था कि हम वाइट पीपल्स जिस रोड पे चलते हैं, जिस गाड़ी में बैठते हैं, जिस रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते हैं, वहाँ ब्लैक पीपल्स नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे ये सिस्टम चलता था साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो ब्लैक नेटिव पीपल्स, यानी वहाँ के जो मेन निवासी थे, वो ब्लैक हो गए, वाइट हो गए, और हमारे इंडिया से जो लोग जाके बस गए थे वहाँ पे हो गए इंडियंस। यानी 3 टाइप के लोग साउथ अफ्रीका में थे। और साउथ अफ्रीका में थे तो यहाँ की अभी जो हमने बताया, क्या बताया? बताया ये कि वाइट एंड ब्लैक पीपल्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था। इस सिस्टम को बोलते थे अपार्थाइड सिस्टम। अपार्थाइड सिस्टम, अपार्थाइड का मतलब होता है सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। आपके साथ में सेपरेशन किया जाएगा, आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, क्योंकि आप एक पार्टिकुलर रेस से बिलोंग करते हैं, आप ब्लैक हैं, आप इंडियन हैं, इसलिए आपके साथ में हर चीज अलग होगी। तो इसको बोलते थे क्या? अपार्थाइड सिस्टम। कुएं से पानी पीने के लिए ब्लैक पीपल्स के लिए अलग था, गोरे लोगों के लिए अलग था, स्कूल्स अलग थे, हॉस्पिटल अलग थे, दोनों लोगों के लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स थे। ये पूरा था अपार्थाइड लॉज। साउथ अफ्रीका के जो लोग थे वो डिवाइडेड थे, किसमें? वाइट में, ब्लैक में, इंडियंस में, कलर्ड रेस में। कलर्ड का मतलब कि जब वाइट एंड ब्लैक की शादी होगी तो बच्चे भी थोड़े ना गोरे होंगे पूरी तरीके से, पूरे काले थोड़े ना होंगे, मीडियम लेवल के होंगे, तो उनको बोला गया कलर्ड रेस। तो सबको जो है पूरा का पूरा सोसाइटी में मिक्सअप था, लेकिन ये जो अपार्थाइड सिस्टम था उनके वेलफेयर को हमेशा रोकने की कोशिश करता था। जो नॉन वाइट पीपल थे, कलर्ड पीपल, इंडियन और ब्लैक पीपल थे, उनको बहुत ज़्यादा जगहों पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, इवन उनको वोट देने का राइट नहीं था। क्यों? क्योंकि वो काले हैं या फिर वो इंडियन, इसलिए वोट नहीं दिए जा सकते, वोट नहीं दे सकते। उसके बाद में इसके अलावा रोड पे नहीं चल सकते थे, उनके हॉस्पिटल में नहीं जा सकते थे, उनके स्कूल्स में नहीं जा सकते थे, वो अच्छे घरों में नहीं चल सकते, अगर करेंगे तो पिटाई होगी या फिर उनको जेल में डाल दिया जाएगा उठा के। इन सब चीज़ों को लेकर के अफ्रीका में लोगों ने कहा कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, ऐसा कब तक चलता रहेगा? इंडिया तो हमसे पहले ही आज़ाद हो गया 1947 में, और अभी तक हम लोग इन चीज़ों को झेल रहे हैं। तो अफ्रीका के लोगों ने एक पार्टी बनाई, पॉलिटिकल पार्टी, जिसको बोलते अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसके हेड थे कौन? नेल्सन नेल्सन मंडेला। इनका नाम याद रखेंगे। जैसे अपने इंडिया में गांधी जी फेमस है ना, वैसे ही साउथ अफ्रीका में कौन फेमस है? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला खुद एक ब्लैक पीपल थे। इन्होंने ब्लैक पीपल्स के राइट्स को दिलाने के लिए साउथ अफ्रीका में मूवमेंट छेड़ दिया, आंदोलन छेड़ दिया। ब्रिटिशर्स ने उनको उठा के जेल में डाल दिया, जेल में डाला, और लगभग
40-45 साल के बाद में इनको जेल से बाहर निकाला था। तो इन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जेल में गुजार दी, क्योंकि इन्होंने किया क्या था, इन्होंने ये किया कि हम ब्रिटिशर्स का सामना करेंगे, अपनी कंट्री से अपार्थाइड सिस्टम को खत्म करेंगे, और खत्म करेंगे कौन से रूल पे, गांधी जी के रूल पे। गांधी जी ने एक आइडिया दिया था आंदोलन करने का, जिसको बोलते थे सत्याग्रह। तो इन्होंने वही कहा कि हम सत्याग्रह के तरीके से ब्रिटिशर्स के हार्ट को चेंज करेंगे, उनके हृदय को चेंज करेंगे, उनके बिहेवियर में चेंज लाएंगे, और अपने कंट्री से अपार्थाइड सिस्टम को खत्म कैसे भी करके करना है। तो इन्होंने पार्टी क्या बनाई, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। लीडर कौन थे, नेल्सन मंडेला। क्या क्या इन्होंने अपार्थाइड सिस्टम को खत्म करने के लिए गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो किया। गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या थी, सत्याग्रह, यानी सत्य के राह पे चलना है। जब वो ब्रिटिशर्स हमारी पिटाई करेंगे, हमें हथियार बिल्कुल नहीं उठाना है, निहत्थे थे, बिना विदाउट वेपन हमें उनका सामना करना, उनसे लड़ाई लड़नी है। क्लियर। नेल्सन मंडेला जो बहुत लंबे समय तक लड़ते रहे, फाइनली जा करके साउथ अफ्रीका जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी। कब, 1994 में। और ये पार्टी पता है कब की बनी थी, ये पार्टी नियर अबाउट 1954 के समथिंग में बनी थी, 53 या 54 के समथिंग में ये पार्टी बनी, सोचिए। और इसी टाइम उठा के नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने जेल में रहते हुए बहुत सारी बुक्स लिखी। तो जब ये कौन सा साल आ गया, 1994 आ गया, तो इस टाइम में आ करके यहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस सिस्टम को खत्म करते हैं। अपार्थाइड सिस्टम को खत्म किया गया, और सारे रेस के लोगों को बोला गया कि आज से सभी लोग क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे, और कंट्री क्या बन गई, डेमोक्रेटिक बन गई। डेमोक्रेटिक का होने का मतलब क्या होगा कि राइट्स किसके पास ज्यादा आ जाएंगे, सिटीजन्स के पास। और गवर्नमेंट के पास में पावर तो रहेगा, लेकिन उसमें लिमिटेशन लग जाती है। तो ये फायदा हुआ क्या होने का, ये फायदा हुआ एक कंट्री को डेमोक्रेटिक होने का। अभी क्या होता है वहां पे, अभी ये होता है कि जो गवर्नमेंट बन के आती है फिक्स पीरियड के लिए चुन के आती है, 5 साल या 6 साल या फिर 4 साल, जो भी सिस्टम हुआ। जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में एक बार गवर्नमेंट इलेक्ट होके आएगी तो पावर में कब तक रहेगी, 5 साल के लिए। सेम तरीके से साउथ अफ्रीका में भी हो गया। वहाँ के लोग भी अब क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे, अपने वोटिंग राइट्स का यूज करके। उनको लगा कि गवर्नमेंट हमारे खिलाफ काम कर रही है, अगले इलेक्शन में उनको वोट ही नहीं देंगे, वो हार जाएंगे। ठीक है। तो अभी क्या होता है कि वहाँ पे लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करते हैं जब उनको ज़रूरत पड़ती है। पहले क्या होता था, क्रिटिसिज्म करने पे ब्रिटिशर्स उनकी पिटाई भी करते थे और जेल में उठा के डाल देते थे। लेकिन कंट्री जब हो जाएगी क्या, डेमोक्रेटिक, तो आपको ये राइट मिल जाएगा कि आप कंट्री के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अभी क्या है सिस्टम वहाँ पे कि लोग अपने व्यूज को, जो वो सोचते हैं गवर्नमेंट के बारे में, भले उनका रॉन्ग डिसीजन हो, किसका, गवर्नमेंट का, उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन कर सकते हैं। लोग वहाँ पे खुद को सोशल मूवमेंट में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, अच्छा काम करते हैं उनकी बड़ाई होती है, बुरा काम करते हैं उनकी बुराई होती है। और गवर्नमेंट भी जो है, जो भी वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कन्फ्लिक्ट का मतलब वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, उसको सुलझाने का काम करती है। जो लोगों में होता रहता है उनके कल्चर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस या फिर रीजन के बेसिस पे जो लड़ाई होती रहती है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इतना है समझ में। इसी के साथ चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। आपका होमवर्क क्या रहेगा, वीडियोस को देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, ठीक है। नोट्स बना लीजिए अच्छे से, और शाम में बैठ के आराम से एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। और कल के क्लास में जब वीडियो नेक्स्ट आएगी, नया लेक्चर, तो उसी टाइम में आपको वो आंसर सबमिट करने हैं। और कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में या नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।